नमस्कार, मैं अवधेश और सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड में कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो गई हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना काल में लगातार दूसरी बार ये परीक्षा स्थगित की गई। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दूसरी बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर उत्तराखंड से कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं और हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, ये जो फैसला लिया गया है परीक्षा स्थगित करने का, क्या कोई नई तिथि है या फिर अभी केवल स्थगित करने का फैसला है? जी अवधेश, देखिए, अभी तो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना के कई हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं, तो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। और उसमें 10वीं की अगर खास करें जो परीक्षा होनी थी, यानी 4 मई से आगामी 4 मई से 10वीं की परीक्षा होनी थी, 12वीं की होनी थी, उसमें 10वीं की परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया है और जो 12वीं की परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया है। यानी 10वीं की जो परीक्षा होगी और जो उनके परीक्षार्थी थे उनको 9वीं जो अंक तालिका है उनके आधार के जो नंबर होंगे उनके आधार पर ही उनको पास कर दिया जाएगा। और जो अभी 12वीं की परीक्षा वो भी मई में होनी थी, उसको भी अभी स्थगित कर दिया है। उसकी डेट अभी कौन सी होगी उसके लिए अभी जानकारी नहीं है, उसको सिर्फ अभी स्थगित किया है। और लगातार बढ़ते कोरोना संकट काल के दौरान राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये पहली बार नहीं है, इस बार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि पिछले साल भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रभावित रही और आज अब उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं मामले। इस वजह से ये परीक्षाएं इस बार भी प्रभावित हुई है, जिसके चलते 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी है। तो एक बड़ा फैसला राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि तमाम जितने भी कोविड नियम है उनका पालन करें, तभी इस कोरोना की संकट काल की दूसरी लहर से हम बच सकते हैं। और परीक्षार्थी जितने भी थे उनको आश्वासन भी दिया है कि जितने भी जो राज्य सरकार की तरफ से जितने भी उनको सहायता होगी वो खुद दी जाएगी, लेकिन अभी परीक्षा रद्द कर दी गई है और जो 12वीं की परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। और ये बड़ा फैसला है राज्य सरकार का अवधेश, क्योंकि अब लगातार कोरोना संकट काल उत्तराखंड में एक बार भी बढ़ता जा रहा है। कल ही करीब 3000 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में आए हैं, करीब 37 लोगों की जाने गई हैं अब तक का, यानी 2 साल को कोविड काल को हो गए हैं। सबसे ज्यादा अगर मौत का आंकड़ा हो या फिर तमाम बढ़ते कोविड के केसेस हों, सबसे बड़े आंकड़े कल आए हैं। तो अब चिंताजनक जरूर है और सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी चुनौती इस बात की आखिरकार बढ़ते इस कोविड काल को कैसे कंट्रोल कर पाए। जी बिल्कुल विनोद, और इंतजाम अगर बात करें कि 12वीं की परीक्षा है तो 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? क्या ये भी रद्द की जा सकती हैं? शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके अलावा और क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? क्या कुछ फैसला लिया गया है? कौशल, देखिए, अभी तो 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है, क्योंकि बढ़ता कोरोना काल के चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी तक इसकी कोई जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे नहीं दी है कि आखिरकार जो 12वीं की परीक्षा होगी उसकी डेट कौन सी होगी। अभी लगातार कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री ने जरूर ये माना कि जैसी स्थिति सामान्य होगी तो उस 12वीं की परीक्षा के बारे में राज्य सरकार विचार करेगी, तभी वो परीक्षाएं होंगी। लेकिन अभी फिलहाल 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर। चलिए, 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है, रद्द होंगी, यानी इस पर विचार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है, 12वीं की स्थगित की गई है कोरोना के चलते। बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को 2436 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 14 लोगों की प्रयागराज में मौत हुई है। 998 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, ठीक होकर वो घर गए हैं। लेकिन शनिवार को 2436 प्रयागराज में नए मरीज मिले हैं कोरोना के। कोरोना संक्रमित 14 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में काफी खराब हालात हैं कोरोना के चलते। और केवल प्रयागराज ही नहीं, मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 568 नए केस। जिले में अब तक 15,122 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक 203 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। तो मुरादाबाद में भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटे में 4 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की
मौत हुई है और जो आंकड़ा है 15,122 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 568 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। यूपी में 35 घंटे का लॉकडाउन जारी है। शनिवार रात 8 बजे से यह लॉकडाउन शुरू हुआ था और सोमवार सुबह 7 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। जरूरी सेवाओं पर इस दौरान रोक नहीं लगाई गई है और पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जबकि दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो नियम काफी सख्त है। 35 घंटे का यह लॉकडाउन है और ऐसे में पुलिस पर जिम्मेदारी है इस लॉकडाउन का पालन कराने की। ऐसे में सख्ती भी बरती जा रही है। लोग जो बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं उनको घर जाने की हिदायत भी दी जा रही है। और जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ लखनऊ से विवेक जुड़ गए हैं, वही आगरा से नितिन जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या पिछले 2-3 दिनों की अपेक्षा अब हालत सुधर रही? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री परसों एबीपी गंगा से जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हालत हम सुधार लेंगे। कानपुर के कमिश्नर जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हमारी स्थितियां बदल जाएंगी। तो केवल दावे हैं या फिर जमीन पर कुछ उतर भी रहा है? देखिए अवधेश, ये दावे अफसरों के हैं, लेकिन इसमें जो जनता ने सहयोग किया है, जो सेल्फ लॉकडाउन लगाया है, उससे ज़रूर स्थितियां सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। अभी भी हम इस समय हजरतगंज चौराहे पर खड़े हैं, जो शहर का हार्ट प्लेस है, सबसे प्रमुख जगह है। यहाँ पर आसपास सभी वीवीआईपी रहते हैं, पास ही राजभवन है और राजभवन के बगल में जो मुख्यमंत्री आवास भी थोड़ी दूर पर है, विधानसभा और लोक भवन है यहाँ पे। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन ने की हैं, सरकार ने की हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी ही देर में जो वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू होगा, नगर निगम की टीम करीब 500 गाड़ियाँ 500 कर्मचारी हैं और 100 छोटी गाड़ियां हैं, 50 ट्रैक्टर हैं, इसके अलावा 3 स्पेशल मशीनें हैं जो फॉगिंग करेंगी। तो ये पूरा अभियान, इसके अलावा 3 दिन से जो लोगों ने मार्केट बंद कर रखा है, जो व्यापार मंडल हैं यहाँ के स्थानीय, उन्होंने खुद मार्केट बंद करके ये साबित करने की कोशिश की है कि हम किस तरह से कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। साथ में सरकार को हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। ये पब्लिक का भी है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। 9 बजे हैं, 9 बजे तक यहाँ पर भीड़ हो जाती थी इस एरिया में, पूरा वाहन का रेला लग जाता था। जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो लंबी लाइन लगती थी लाइट रेड होने पर, लेकिन इस समय इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं आपको। तो इससे साफ है कि लखनऊ में जो संक्रमण के हालात हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने भी संकेत किया था और स्वास्थ्य मंत्री ने भी संकेत किया था कि यहाँ पर जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो हो चुका है। उन्होंने कहा था कि हवा में कोरोना फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड लखनऊ में हो चुका है। उसको संभालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह का यातायात में रोक लगाई जाए, लोगों को जो तफरी करने निकलते हैं उन पर रोक लगाई जाए। संडे का लॉकडाउन इसीलिए किया गया है क्योंकि लोग तफरी करने बहुत निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं। सारे जो स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वो बंद कर दिए गए थे 2 दिन पहले ही। ये सब प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं कि लखनऊ में जो कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका है या ऐसा हुआ है या हो चुका है, इसको वैसे कोई नहीं बोल रहा है, आधिकारिक तौर पे किसी ने अभी इसको स्वीकार नहीं किया है। हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हालात है, कोशिश की जा रही है लखनऊ नगर निगम प्रशासन की ओर से सैनिटाइजेशन का काम करके कि कहीं ना कहीं इन हालातों पर, इन कोरोना की जो बढ़ते आंकड़े हैं, इन पर लगाम लगाई जा सके। आगरा से नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए, नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आगरा में क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है, क्योंकि 35 घंटे का लॉकडाउन है। इस 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ प्रशासन आगरा में करने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं सीधे तस्वीरें ही दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं हरी पर्वत क्रॉसिंग पर मौजूद हूं। लॉकडाउन का प्रभावी तरीके से इसका क्रियान्वयन हो, ऐसे में हरी पर्वत पे जो पूरी स्थानीय पुलिस है उन लोगों के चालान काट रही है जो अनावश्यक तौर पर घर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कोविड का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, लगातार आगरा में भी हालात बहुत ज़्यादा भयावह हैं, मंजर बहुत ज़्यादा कहा जाए इस तरह का खतरनाक बना हुआ है। ऐसे में हरी पर्वत चौराहे पर जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उनके प्रॉपर कारण पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों बाहर निकल रहे हैं। अगर आवश्यक वजह से निकल रहे हैं, किसी को कोई चिकित्सीय सुविधा की ज़रूरत है तो उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई बेवजह या कहा जाए जो लेस इंपॉर्टेंट जो वर्क की वजह से निकल रहे हैं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं।
बिल्कुल, और ये जरूरी भी हालात है कि क्योंकि किस अगर तरीके से बड़ी लोग संख्या में पुलिसकर्मी कई इस जगहों समय पर खुद यहाँ संज्ञान चेकिंग ले कर रहे रहे हैं, खुद हैं। जिम्मेदारी आगरा निभा में रहे हैं, लेकिन 400 बहुत सारी ऐसे जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग लापरवाही कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर है कानपुर से। कानपुर जेल में 15 कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 2 दिन पहले ही अस्थायी जेल से इन्हें शिफ्ट किया गया था। 16 पॉजिटिव कैदी जेल के L1 अस्पताल में पहले से ही भर्ती हैं। 80 कैदियों को भी कुछ दिन पहले अस्थायी जेल से जिला जेल शिफ्ट किया गया और जिला जेल में बनाई गई है क्वारंटीन बैरक। अस्थायी जेल से आने वाले कैदियों को 14 दिन इसी में रखा जाता है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहां पर कैदी पॉजिटिव हो गए हैं। कानपुर जेल में 15 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आ रही है। 2 दिन पहले ही अस्थायी जेल से इन्हें जिला जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन ये कोरोना संक्रमित पाए गए। बिल्कुल, कोरोना कानपुर से ये परेशान करने वाली खबर है कोरोना से जुड़ी। जेल में 15 कैदी कोरोना संक्रमित हुए हैं। और कानपुर से हमारे साथ रतीश जुड़ गए हैं। रतीश, व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हैं कि जेल भी सुरक्षित नहीं है, जेल तक मामला पहुंच गया है, संभलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। कमोबेश जो हाल लखनऊ का है, जो हाल बनारस का है, प्रयागराज का है, तमाम जनपदों का है, कुछ वैसा ही हाल कानपुर का भी है। अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 1977 यानी 1977 नए संक्रमित यहां पर मिले हैं और संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कभी भी कानपुर शहर में एक दिन में 24 घंटे में इतने संक्रमित नहीं पाए गए थे। 9 लोगों की मौत हुई है और अब जेल में भी पहले कुछ दिन पहले ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जेल में 16 बंदी जो अस्थायी जेल से जिला जेल में शिफ्ट किए गए थे वो संक्रमित हुए थे और 15 कैदी 15 बंदी और संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनको क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। क्वारंटाइन बैरक अलग होती है। जो अस्थायी जेल से लाए जाते हैं बंदी, उनको अलग रखने की एक व्यवस्था जेल ने बनाई हुई है, लेकिन फिर भी जेल के अंदर कोरोना पहुंच चुका है और जेल प्रशासन इसको बड़े ही एहतियात के साथ ले रहा है कि अलग जो जेल में 2400 के आसपास कैदी बंद हैं उनमें इसका संक्रमण ना फैल पाए, इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। आज साप्ताहिक बंदी का दिन है। कानपुर शहर में साप्ताहिक बंदी है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन आज से बड़ा सैनिटाइजेशन ड्रिल कानपुर नगर निगम भी चलाने जा रहा है। कानपुर नगर निगम 11 बजे फ्लैग ऑफ करेगा अपनी 150 गाड़ियों के बेड़े को। 300 कार्मिक यहां पर लगाए गए हैं और 300 कार्मिकों पर जिम्मेदारी होगी शहर के सभी स्थानों की सैनिटाइजेशन की। व्यापक अभियान, महाअभियान जिसे कहा सकता है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज कानपुर नगर में भी चलाया जाएगा और इस अभियान में 6 जोन में, चूंकि कानपुर नगर निगम को बांटा गया है, तो 6 जोन में 6 बड़ी मशीन्स लगाई गई, जेटिंग मशीन लगाई गई हैं। 5 छोटी जेटिंग मशीन है, एक बड़ी जेटिंग मशीन है और ये मशीन्स अपने अपने जोन में जाकर के सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाएंगी। इसके अलावा कानपुर शहर में लोगों के मास्क ना लगाने की शिकायतें बहुत आ रही थी, तो चालान भी किए जा रहे हैं और एक मास्क बैंक का एक कमिश्नर के द्वारा एक मास्क बैंक को डेवलप करने का एक फॉर्मूला निकाला गया है कि चालान के साथ साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क दिया जाएगा ताकि उनको बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं लोग। प्रशासन की ओर से भी लापरवाही देखने को मिल रही थी, लेकिन अब लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में उन पर चालान की कार्रवाई भी हो रही है। रतीश, बहुत शुक्रिया आपका। नितिन, आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है और इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे टीम 11 की बैठक होगी। जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अधिकारियों से जुड़ेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। किस जिले में इस कोरोना से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या एहतियात बरते गए हैं, क्या नियम सख्त किए जाने चाहिए, इनको लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते और लगातार वो टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। आज एक बार फिर सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर टीम 11 की बैठक करेंगे। तो जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं। टीम 11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और साथ ही साथ जिले की समीक्षा भी होगी। जिले में क्या हालात हैं उसकी भी समीक्षा होगी। और कानपुर से बड़ी खबर है, सतीश महाना ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। जिले में 1000 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बनाए जाने की मांग की है। मंडलायुक्त और डीएम से जमीन को लेकर बात पर भी चर्चा उन्होंने की है। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहा है।
इसको लेकर सतीश महाना ने लिखा है कि ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। निराला नगर में रेलवे की जमीन पर 200 से 800 बेड का अस्पताल बनाने की योजना है। कमिश्नर राजशेखर ने डीआरडीओ का प्रेजेंटेशन देखा है। जल्द ही अस्पताल तैयार करने वाली कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। और दिल्ली और नागपुर में कंपनी ने ये अस्पताल इस तरीके के पहले बनाए हैं, ऐसे में ये अस्पताल कानपुर में बने, इसकी मांग सतीश महाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर की है। तो निराला नगर में रेलवे की जमीन पर 800 बेड का जो अस्पताल बनना है, उसके संबंध में चिट्ठी लिखी गई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा और मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग बूथ की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए बनाए गए 52,620 पोलिंग स्टेशन। कल कुल 3,23 करोड़ लोग मताधिकार का पालन करेंगे। 3 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है कल। 52,620 पोलिंग बूथ बनाए गए। कुल 3 करोड़ 23 लाख लोग अब मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बूथों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ लगातार विवेक बने हुए हैं। कन्नौज से नित्य मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और उस दौर में है जब कोरोना इतने पीक पर है, पहले चरण की तरह धज्जियां उड़ेंगी या फिर इस बार प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करा ले? जी अवधेश, कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। प्रशासन जहां भी 17 जिलों में ये चुनाव होगा दूसरे चरण का, सभी जगह पर डीएम को, जो जिलाधिकारी हैं और वहां के जो पुलिस प्रभारी हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लगातार मास्क पहने रहें, अगर संभव हो तो फेस शील्ड लगाए रहें, ग्लव्स पहने रहें। सारी तैयारियां करने के बाद ही अभी सुबह 8 बजे सारे जनपदों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, वो बूथ पर पहुंचेंगी और वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो पास की असुविधा हो रही थी, जैसे पूरे प्रदेश में चूंकि आज रविवार का लॉकडाउन लागू है, बंदी है, कोई वाहन चल नहीं रहा है, तो निजी वाहनों से उनको अनुमति दी गई है कि निजी वाहन से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें रोका टोका जाएगा। तो जो ड्यूटी पास मिले हैं वही पास मान्य होंगे। वो पास दिखाने पर उनको आवागमन की सुविधा दी जाएगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। सभी एक पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारी हैं, चारों को वहां पहुंचना होगा। रिजर्व फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मान लीजिए कि अगर कोई असुविधा होती है, कोई बीमार हो जाता है या किसी को कोई समस्या हो जाती है, तो जो रिजर्व पार्टियां हैं उसमें से ड्यूटी लगाई जाएगी। बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं। विवेक त्रिपाठी, हमारे साथ कन्नौज से नित्य मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नित्य का रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की। नित्य, जिस तरह से पहले चरण के चुनाव में प्रशासनिक लापरवाहियां देखी गई, क्या इस वक्त अब दूसरे चरण में ऐसा ना हो, क्या ऐसी इंतजाम किए गए कन्नौज में? देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन पहले साफ तौर पे कहना है कि जो पहले चरण के मतदान में गड़बड़ियां हुई थी वो दूसरे चरण के मतदान में गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। लेकिन प्रशासन के सामने दोहरा चैलेंज है। एक तरफ पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराना है, दूसरी तरफ कोरोना को भी कंट्रोल में करना है। तो इस वक्त हम यहाँ पर कन्नौज जिले की मंडी समिति में हैं, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी लगातार सड़कों पर उतरकर माइक लेकर कड़ी कार्रवाई कर चालान कर मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना है, यहाँ से सुबह की जो तस्वीर हम लोगों ने देखी यहाँ पर, वो सच में हैरान करने वाली थी। इतनी जागरूकता फैलाने के बाद सवाल यही उठ जाता है कि जागरूक तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीन पर वो चीजें क्यों नहीं उतर पाती हैं। शुक्रिया आपका नित्य, और विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया।